हाँ भाई जनता, शुरू करें फिर आज का सत्संग। लेकिन आज का सत्संग शुरू करने से पहले आपके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। 15 फैब ऑनवर्ड्स आपके मॉक टेस्ट शुरू हो जाएंगे पढ़ाकू बच्चा ऐप पर। तो जो भी सिलेबस कवर हुआ है उसकी प्रिपरेशन को चेक करने का यह सबसे बेहतरीन तरीका रहने वाला है। अब इन मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको एक अपॉर्चुनिटी और मिलेगी। आप इनमें जितना बेहतरीन स्कोर करेंगे उससे आपके पॉइंट्स जनरेट होंगे, और जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे उतना ही ज्यादा आपको फी डिस्काउंट और कैश रिवॉर्ड मिलने के चांसेस बनेंगे। तो एक तरीके से एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी। अगर आप थंबनेल देख के वीडियो देखते हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अगर आप कंटेंट बेस्ड वीडियो देख रहे हैं और जेन्युइनली किसी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अकल्ट बैच आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। कंटेंट बनाना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। मैं हमेशा क्वेश्चन बेस्ड कंटेंट आपके लिए लेके आता हूं। मैं इस तरीके से सिलेबस को कभी कवर नहीं कर रहा हूं कि मैंने एक चैप्टर उठाया एनसीईआरटी का और उसका कंटेंट आपको परोस दिया। ये तरीका सभी कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं एक टॉपिक पकड़ता हूं, उस टॉपिक को चाहे 6 से लेकर 12th तक किसी भी लेवल का कोई भी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, चाहे वो क्वालिफाइंग एग्जाम रहा हो, चाहे वो आपका स्क्रीनिंग एग्जाम रहा हो, हम उसे कवर कर रहे हैं। ये बैच अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, मेहनत करने वालों के लिए ये बैच है। ऐसा नहीं है कि बस आपने ज्वाइन किया उसके बाद वो बैच पड़ा हुआ है, आप कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको हर चीज के लिए जवाब देना होगा। आपने असाइनमेंट की नहीं की तो क्यों नहीं की। आप यहां पर टीचर नहीं स्टूडेंट होंगे। आप मैच्योर हैं, लेकिन आपको यहां पर एक इमैच्योर स्टूडेंट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। इसीलिए जल्दी से जाके अगर आपको अपनी बेहतरीन तैयारी करनी है तो जल्दी से जाइए और फटाफट इस बैच में एनरोल करिए। हम बहुत बड़ी मार्केटिंग टीम भी नहीं है, इसीलिए हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। जो भी हमें यूट्यूब पर सपोर्ट कर रहे हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं, हमारी फैमिली दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। हियर आई एम योर मेंटोर फॉर दिस बैच, आर कौशिक, ओनली ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ पढ़ाकू बच्चा। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस लेक्चर से हर बार क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मैं इसका प्रूफ भी दूंगा और किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से सॉल्व करने हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसीलिए मान के चलिए कि नेक्स्ट 1 आवर में आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का सॉल्व होने वाला है। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि 1 घंटे के लेक्चर में लगभग आपने एक क्वेश्चन अश्योर कर लिया विद कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग। एक बार आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार और ये देख लेते हैं कि लास्ट एपिसोड में हमने क्या क्या पढ़ा। लास्ट एपिसोड में हमने पढ़ा था एटम एंड इट्स डाइवर्सिटी इन नेचर, कि एटम किस तरीके से डाइवर्स बिहेवियर शो कर रहा है नेचर के अंदर। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एटम, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने बहुत पढ़ा होगा। हमने पढ़ाया था आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एटम, किस तरीके से एटम्स के सिंबल बनाए जाते हैं और क्या रोल है किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज का, लैटिन, ग्रीक, इंग्लिश, किस तरीके से अल्फाबेट आपको कैप्चर करने हैं, एटम की प्रॉपर्टीज क्या है ना। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा था हमारा डिस्कशन में, जिससे बहुत सारे मिथ्स एक तरीके से क्लियर हुए थे स्टूडेंट्स के। एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में हमने बात की। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिफाइड मास एंड एक्चुअल मास, जिससे हर बार DSSS, KVS, GNV, HTET के में कंपैरेटिवली कम, लेकिन इन बाकी स्क्रीनिंग एग्जाम्स में चाहे हरियाणा के ही हो, जॉब के लिए हर बार एक क्वेश्चन यहां से रहा है। और सेम हमारे पास था एटॉमिक मास यूनिट स्केल और इसकी हिस्ट्री। इसकी हिस्ट्री जाननी जरूरी थी, बुक्स के अंदर जनरली नहीं मिलती, लेकिन वहां से क्वेश्चंस बनते हैं, ऑप्शंस वहां से फॉर्मेट होते हैं, इसीलिए बहुत डिटेल में हमने इस टॉपिक को कवर किया था। आज का लेक्चर अगर आपने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे तो ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। यही इस बैच की सबसे खास बात है। हर बार हर लेक्चर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप कुछ नया पढ़ रहे हैं। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा कंसेप्ट ऑफ एवरेज मास। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे मैं DSSS TGT 2021 का एक क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं। द मास ऑफ एल्यूमिनियम इज, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। KVS PGT में भी क्वेश्चन आया, व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ हाइपोथेटिकल एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 आइसोटोप, वन ऑफ द मास दिस दिस एंड दिस। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, हल्का सा टिपिकल। अगर आप बायो बैकग्राउंड से हैं, आप फिजिक्स बैकग्राउंड से हैं, तो मे बी आपको ये थोड़ा सा लगे कि हाँ मुझे इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। केमिस्ट्री बैकग्राउंड से अगर आप हैं तो शायद आपको लगे कि ये चीजें मुझे आती हैं, बट गड़बड़ होती है क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन सा लगता है, बट न्यूमेरिकल पोर्शन है नहीं। थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी प्रॉपर है तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। फिर भी केमिस्ट्री वालों के लिए मैं एक और चीज बता देता हूं, दोनों KVS TGT 23 का क्वेश्चन है, DSSS और HTET में आया हुआ एक और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन
95% लोग गलत करके आए हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, all the following masses are possible for an individual carbon atom except one, that one is impossible। कौन सा वो इनमें से impossible है? दूसरा हमारे पास क्वेश्चन था, क्लोरीन हमारे पास दो आइसोटॉपिक फॉर्म्स में मिलता है, मास दिए हुए हैं, लेकिन आपको क्या फाइंड आउट करनी थी? रेशियो फाइंड आउट करनी थी। राशन लिखा हुआ है, सॉरी रेशियो है, ये रेशियो आपको फाइंड आउट करनी थी। दोनों ही बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये टॉपिक समझने वाला है, अगर आपने समझ लिया तो आपका क्वेश्चन 100% सॉल्व हो जाएगा। रट के अगर आप बैठे हैं, आपने एक फॉर्मूला रटा हुआ है, तो चांसेस हैं कि गलत हो जाएगा। असाइनमेंट में इसके बहुत जबरदस्त क्वेश्चन मिलने वाले हैं। लेकिन इस टॉपिक को समझने से पहले आपको एक बेसिक थ्योरी और समझ में आनी चाहिए, और वो है हमारे पास डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। केमिस्ट्री वालों को लगेगा जरूर कि ये तो मुझे आता है, भाई नहीं आता, यही नहीं आता है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूं। और जो बातें मैं बता रहा हूं वो बुक्स में भी नहीं मिलने वाली है। 9th 10th आप एनसीईआरटी रटते रहिए, ऑप्शंस उस पे बने हुए हैं, चाहे आप पीवाईक्यू उठा के देख लीजिए, केवीएस में भी, DSSB में भी, एचटेट में पहले इसके क्वेश्चन आए हुए हैं। करंटली 3-4 साल से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि इससे क्वेश्चन फॉर्मेट जरूर हो जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन किसी एग्जाम में आ गया वो फॉर्मेट जरूर हो सकता है। सबसे पहले मैं डाल्टन के बारे में कुछ बेसिक सी बातें बताता हूं। डाल्टन हमारे पास पहला इंसान था जिसने एटम के मास के बारे में बात की। इससे पहले हम ये मान ही नहीं रहे थे कि एटम का मास नाम की भी कोई चीज हो सकती है। ठीक है, ये मानना शुरू कर दिया था कि हाँ भैया, कोई भी दुनिया में अगर मैटर है तो डेफिनेटली वो किसी स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, लेकिन एटम के मास होगा इसके बारे में कोई लोग ज्यादा नहीं मान रहे थे। डाल्टन ने एक और चीज कही, इसका ज्यादातर मानना यह था कि जो भी आपके पास मैटर बना हुआ है वो जनरली 1-to-1 कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। मतलब क्या इस बात का? ये ऑप्शन बन जाएंगे। ये जो बातें मैं बोल रहा हूं ना, ये थ्योरी भैया ये तो सब जगह लिखी मिल जाएगी, लेकिन जो मैं बातें बोल रहा हूं ये आपके ऑप्शन बन के आएंगे और फिर आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए ध्यान से फोकस करके सुनिए। डाल्टन का मानना यह है कि जैसे वाटर की ही बात कर लेते हैं, डाल्टन का मानना यह था कि वाटर बना हुआ है एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से। अकॉर्डिंग टू डाल्टन द फॉर्मूला ऑफ वाटर इज HO। अब एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लेवोजियर। लेवोजियर ने अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और जो कैलकुलेटिव पार्ट था उससे यह बताया कि वाटर के अंदर लगभग 85 एटम हमारे पास ऑक्सीजन के हैं और लगभग 15 एटम हाइड्रोजन के हैं। और फिर डाल्टन ने इसकी कैलकुलेशंस के बेस पर यह बताया कि अगर हाइड्रोजन का मास 1 मान लिया जाए तो ऑक्सीजन का मास 5.6 यूनिट होगा। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में एटॉमिक मास यूनिट स्केल डिटेल में पढ़ाया था, अगर आप नहीं भी समझ पाए डोंट वरी, अगला लेक्चर जो आने वाला है मोल कंसेप्ट में उसका आपको बहुत अच्छे से वो समझ में आ जाएगा। तो हाइड्रोजन का मास 1 होगा और ऑक्सीजन का मास कितना होगा? 5.6। आज के टाइम पे हमें पता है कि ऑक्सीजन का मास 16 यूनिट है, ना कि 5.6, लेकिन डाल्टन के टाइम की हम बात कर रहे हैं। डाल्टन ने अपना पहला रिसर्च पेपर जो पब्लिश किया दैट वाज इन 1803। आपको जान के हैरानी होगी कि यह भी क्वेश्चन आया हुआ है कि डाल्टन ने कब यह माना, कब दुनिया ने ऑथेंटिक रूप से यह मानना शुरू किया कि एटम होता है और एटम का मास होता है। दैट इज अराउंड 1803। डाल्टन स्कूल चलाता था भाई, इन्होंने किराए पे स्कूल लिया था, अपने भाई के साथ मिलकर इसने स्कूल लिया हुआ था, स्कूल टीचर था ये। तो धीरे धीरे अपनी रिसर्च को, ग्रोथ को बढ़ाता गया, एनालिसिस तरीके को बदलता गया, और आज देखो डाल्टन क्या करके गया है। तो डाल्टन ने कुछ और चीजें भी बोली। लाइक उस टाइम पर दुनिया के ज्यादातर साइंटिस्ट ये मानते थे कि एक ही सब्सटेंस के एटम अलग अलग तरीके के होते हैं। ध्यान से सुनिएगा ये बात। ज्यादातर लोग क्या मानते थे कि एटम किसी एलिमेंट में सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं होता है। क्या मानते थे? एटम इन एन एलिमेंट, एटम इन एन एलिमेंट इज नॉट इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, सिंप्लीफाइड फॉर्म। ठीक है, थ्योरी पढ़ने से पहले ये तो जानना पड़ेगा ना कि दिमाग में आई कैसे वो चीज, तभी तो कंसेप्ट याद रहेगा। मतलब क्या है इस बात का? अब इस बात का मतलब समझिए। मान लो कि मेरे अंदर आयरन है भैया, सबके ब्लड के अंदर आयरन है, लेकिन आयरन के जो एटम मेरे ब्लड में हैं वो आयरन के एटम गेट के अंदर नहीं हो सकते।
जो कार्बन मेरे अंदर है वो कार्बन लकड़ी के अंदर नहीं हो सकती, वो कार्बन राख के अंदर नहीं हो सकती, ऐश के अंदर नहीं हो सकती। ये मानना था साइंटिस्ट का। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है कि एक एलिमेंट के सभी एटम बराबर हैं, तो फिर नेचर का जो सिंप्लीफिकेशन तरीका है वो बिखर जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। यानी कि अगर मेरे पास एक आयरन की रोड है और एक आयरन कहीं और प्रेजेंट है, तो इन दोनों के एटम्स में डिफरेंस होगा। ये मानना था। सोच के देखो कितनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है ये। डोल्टन ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। दूसरी, डोल्टन ने एक और बात कही थी, ये बात बड़ी ध्यान से सुनिएगा। डोल्टन ये मानता है कि अगर हमारे पास कोई कंटेनर है और उसके अंदर कोई गैस है, लाइक ऑक्सीजन गैस है, अब उसे ये पता है, वो ये मान रहा है, उसे ये नहीं पता कि ऑक्सीजन के दो एटम जुड़े हुए हैं, ध्यान रखिएगा। वो नहीं मानता, वो ये कहता है कि इसमें ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट है और एक जैसे एटम एक दूसरे को हमेशा रिपेल करते हैं। ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। इसीलिए गैस जिस भी बर्तन के अंदर होती है उसके ऊपर क्या लगाती है? प्रेशर। आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ाते आ रहे हैं, लिक्विड एंड गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर। हम ऐसा नहीं है कि दुनिया में पहले इंसान हुए हैं जिसने ये ऑब्जर्व किया और उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया। सोच के देखिए डोल्टन ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया था कि एक जैसे एटम एक दूसरे को टच नहीं करते, एक जैसे एटम एक दूसरे को रिपेल करते हैं और यही खास वजह है कि गैसेस अपने वॉल्स की कंटेनर पर क्या लगाएंगी? प्रेशर लगाएंगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट समझो क्या बोला उसने। दूसरा पॉइंट उसने बोला कि ऑक्सीजन, अगर मैं सांस ले रहा हूं, हवा में अगर मैं सांस ले रहा हूं तो ऑक्सीजन मुझे जिंदा रख रही है। अगर मैं प्योर ऑक्सीजन ले लूं और मैं सांस लूं तो भी मैं जिंदा रहूंगा। बिल्कुल उसी तरीके से ये एक ऐसा पॉइंट आया था जिसने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि एक ही एलिमेंट के एटम अलग अलग होते हैं ताकि नेचर में सिंप्लीफिकेशन बनी रहे। तो अगर हवा के अंदर ऑक्सीजन के एटम सर्वाइव कर रहे हैं और प्योर ऑक्सीजन भी उसी तरीके से बिहेव कर रही है, इसका मतलब ऑक्सीजन के एटम सिलेंडर के अंदर भी, मिक्सचर हवा के अंदर भी एक ही तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस आई, कुछ बातें आई और उसके बाद हमारे पास आई एक थ्योरी जिसे हम कहते हैं डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, बहुत जबरदस्त थ्योरी थी। सुनने में बेशक आपको लगे कि आसान सी पॉइंट है, कुछ खास पॉइंट है नहीं, लेकिन भाई ये शुरुआत है नेचर की, साइंस की। ठीक है, चलो अब सबसे पहले बात करते हैं। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ऑल एटम, ठीक है, वही सिंपल सी बात है। ठीक है, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के, आर स्पेसिफिक इन मास, साइज एंड अदर प्रॉपर्टीज, यानी कि डिट्टो कॉपी होते हैं भाई। अगर आपके पास एक आयरन की रोड है तो इसके अंदर से कोई भी एटम निकाल लो, ये सारे एटम एक दूसरे के बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। ये वर्ड यूज होता है एग्जाम्स में, आइडेंटिकल टू ईच अदर। और ये बात सच है झूठ है बाद की बात है। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अगर दो अलग अलग एलिमेंट हैं तो उनके पास हमेशा जो प्रॉपर्टीज होंगी, उनके एटम्स की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो कंप्लीटली डिफरेंट होंगी। यानी कि कोई भी गुण ऐसा नहीं है कि कार्बन के एटम का नाइट्रोजन के एटम से मैच करे, आयरन के एटम का गोल्ड के एटम से मैच करे। उसका यह मानना था कि अगर दो अलग अलग एलिमेंट हैं, चाहे वो कोई भी हो, टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल आपने देखी होगी, तो कोई भी दो एटम ऐसे नहीं होंगे अलग अलग एलिमेंट के जिनमें एक भी कैरेक्टर सेम हो। ठीक है, उसके बाद इसने कहा एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। धरती पर जितने एटम बन गए एक बार में अब बने हुए हैं, ना तो नए एटम बनेंगे और ना ही पुराने एटम डिस्ट्रॉय होंगे। हां, ये अपने आप को रीअरेंज कर सकते हैं। मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो एक इंसान मर गया, हमने मरा तो वो जला दिया। अब जैसे गेहूं का टाइम है भाई, गेहूं का टाइम है तो वो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहे होंगे। कोई आदमी मरा, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, यानी कि उसी इंसान से कार्बन निकली, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ने ले ली, वही कार्बन डाइऑक्साइड बीज में वही कार्बन बीज में आ जाएगी और वही हम निपटा देंगे। यानी कि किसी का मरा हुआ दादा हमारी बॉडी के अंदर सेल फॉर्मेशन कर रहा है, तो हम मरते ही नहीं हैं। दिस इज एन एटर्नल साइकिल ऑफ एटम्स दैट रिपीट अगेन एंड अगेन।
और ये साइकिल चलता रहेगा, यानी कि एटम ना क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा, बस अपनी फॉर्म बदलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड से सीड, सीड से बॉडी, बॉडी से सेल, सेल फिर से मर जाएगी, फिर से कुछ और चलता रहेगा। ठीक है। एटम कैन रीअरेंज टू कंबाइन एंड गेट सेपरेटेड इन केमिकल रिएक्शन। उसने माना कि एटम एक दूसरे से अलग होते हैं, यानी कि उनके बीच में कोई फोर्स है जिससे वो जुड़े हुए हैं, और यहां से एक आइडिया आया, कंसेप्ट नहीं, यहां से एक आइडिया आया किसके बारे में, एटम्स के बॉन्ड के बारे में, उनके जुड़ने के तरीके के बारे में। ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन आइडिया जनरेट हुआ केमिकल बॉन्डिंग का। यहां से अगर हमारे पास दो अलग अलग एलिमेंट कंबाइन करेंगे, अब उसने ये तो कह दिया कि भाई अगर एक जैसे एटम है वो तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, लेकिन अगर दो अलग अलग एटम हैं ए और बी, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करके ये कंबाइन करेंगे। लेकिन इसने एक पंगा कर दिया, इसने कहा कि ये हमेशा एक सिंपल एंड होल नंबर रेशियो में कंबाइन करेंगे। सिंपल एंड होल नंबर रेशियो का मतलब क्या है, सिंपल एंड होल नंबर का रेशियो का मतलब यह है कि अगर ए और बी कंबाइन करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि ए के 1.2 एटम और बी के 3.4 एटम आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं हो सकता ए 1 है और बी 1.7 है। ऐसा नहीं हो सकता ए √2 है और बी 16 है। मतलब कि ये वैल्यू कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होगी। पहली बात तो इसने ये कही। दूसरी बात इसने जो कही वो ये कही कि हमेशा वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो में आते हैं। सिंपल होल नंबर रेशियो का मतलब क्या है, इसने कहा कि लेट्स से प्रेजेंटली जो है, प्रेजेंटली जैसे आपको सुक्रोज का फॉर्मूला पता होगा, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, यानी कि जब कार्बन के 12 एटम, हाइड्रोजन के 22 एटम और ऑक्सीजन के 11 एटम आपस में कंबाइन कर जाएंगे, अब जो बना ये मॉलिक्यूल नेचर में सुक्रोज की प्रॉपर्टीज दिखा रहा है। लेकिन डोल्टन बाबा कहते हैं कि इसकी सिंपलेस्ट रेशियो देखो क्या है, कार्बन C11H22O11, तो ये हमारे पास हो गया CH2O। तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या है, CH2O, यानी कि जो नेचर में जो मैटर है उसके अंदर क्या होगा, CH2O होगा, CH2 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 ये जुड़ा होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे बेंजीन है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहे हैं, यही बेंजीन का मॉलिक्यूल बनाता है। बेंजीन के मॉलिक्यूल बहुत सारे इकट्ठे होकर लिक्विड बना रहे हैं। लेकिन डोल्टन क्या मानता है, डोल्टन मानता है कि एक कार्बन और एक हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और वो जुड़ के क्या बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, और ऐसे ऐसे लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल मिलके बेंजीन बना रहे हैं। यानी कि वो क्या नहीं कर पा रहा है, नोट डाउन करिएगा, डोल्टन was not able to differentiate between molecular formula and empirical formula। ठीक है, अगर नहीं पता तो आगे हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में। फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है किसी मॉलिक्यूल की एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन। नेचर में जब वो रह रहा है तो कितने टाइप के एटम और किस नंबर में वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे बेंजीन मैंने बताया C6H6। और इंपेरिकल फॉर्मूला होता है कि उनमें रेशियो क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो क्या है जिसमें वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, उसको इंपेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। तो वो इंपेरिकल फॉर्मूला को ही नेचर का सच मान के बैठा था, उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला में डिफरेंशिएट करना नहीं आ रहा था। दूसरा, मॉलिक्यूलर मासेस की बहुत सारी कैलकुलेशंस गलत थी। लेकिन अगर आपने एटॉमिक मास का कंसेप्ट लास्ट लेक्चर में पढ़ा है तो मैंने आपको समझाया था, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई कौन स्मार्ट है। मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल देके समझाया था, मैं, ऋतिक रोशन, गोलम वाला, है ना। मैंने केमिकल एग्जांपल भी आपको देके बताए थे कि किस तरीके से एटम का मास हमने बनाया है। आज से पहले हमने हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, कार्बन लिया, लेकिन सिस्टम उसी तरीके से उसी पैटर्न में चलता रहा। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ये थी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ अलग बातें जो आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी लेकिन कहीं ना कहीं ऑप्शन बन सकती हैं, इसलिए इनको ध्यान रखिएगा, ये वाली नोट डाउन करिएगा। जो भी मैं बोल रहा हूं, जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं भाई, वो ऑप्शन बन सकता है, वो क्वेश्चन बन सकता है। और हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन कभी भी डिफिकल्ट नहीं आते। आपको इतने साल हो गए अपना सब्जेक्ट पढ़ते हुए, फिर भी अगर आप एग्जाम में 100% स्कोर नहीं कर पाते हैं तो उसकी एक ही वजह है कि आपके ऑप्शन इंट्राडिसिप्लिनरी हैं। यानी कि टॉपिक तो वही है लेकिन उसके ऑप्शन अलग अलग
टॉपिक से बना दिए हैं। इसीलिए मैं टॉपिक वाइज पढ़ाता हूं, मैं चैप्टर वाइज पढ़ाता ही नहीं। मैंने जो टॉपिक उठा रखा वो उठा रखा द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। बताओ किस बुक के अंदर है ये चैप्टर? अब द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में जो जो चैप्टर हैं, जो जो टॉपिक है, वो सारे कवर होंगे, एक दूसरे के साथ कवर होंगे, ताकि आपको यह समझ में आए कि एक ऑप्शन बनता किस तरीके से है। इसीलिए शायद हम बेटर हैं। और मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपको लग रहा है कि हमसे बेटर कोई काम कर रहा है तो प्लीज मुझे रेफरेंस दीजिए, मैं खुद सीखूंगा, ताकि मैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनके लिए बेटर कर पाऊं। अगर किसी को भी लगता है कि सर ये कोर्स जबरदस्त था, एक बार उसकी और हेल्प ले लो, आप हमारे लिए थोड़ी और हेल्प कर पाओगे, मैं करूंगा भाई। मैं महान आदमी नहीं हूं, मैं सर्वज्ञाता नहीं हूं, मैं लर्निंग फेज में हूं, और मैं बस यहां पर खड़ा हूं ताकि हम दोनों मिलके, आप और मैं मिलके कुछ अच्छा कर सकें। मैं अपने करियर के लिए और आप भी अपने करियर के लिए, अपने एग्जाम्स के लिए। दैट्स ऑल। चलो, लिमिटेशंस की अगर हम बात करें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की, तो क्या थी? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की लिमिटेशंस ऐसी नहीं थी कि उससे नेचर के लॉज बदल जाएं, जुड़ने का तरीका बदल जाए, कि उसने कुछ ऐसा गलत बता दिया जिससे कि सारा केमिस्ट्री का सिस्टम हिल जाए। इसीलिए जो इसकी लिमिटेशंस हैं वो बेसिक रही। अब ये जो बेसिक लिमिटेशंस है, मैं फिर से कह रहा हूं, देखने में आपको लगेगा कि ये लिमिटेशंस तो बिल्कुल बेसिक है, मुझे तो आती हैं, खासकर केमिस्ट्री वालों को लगेगा भाई मुझे तो आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोडाइफर, सब, आइसोस्टर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सब आता है, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में मारे जाओगे। ध्यान दे, मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा अभी इनके, फिर देखते हैं कितनी जल्दी, कितनी एक्यूरेसी के साथ आप उसे, कितने कॉन्फिडेंस के साथ आप उसे सॉल्व कर पाते हैं। अगर ऑप्शन देख के आपको एक सेकंड के लिए भी लग रहा है कि भाई ये मुझे नहीं पता, तो आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि एग्जाम में वो और बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहला, न्यूक्लियोसिंथेसिस। न्यूक्लियोसिंथेसिस का मतलब क्या है? न्यूक्लियोसिंथेसिस, न्यूक्लियोसिंथेसिस का मतलब है सिंथेसिस, यानी कि बनाना, ऑफ ए न्यूक्लियस, किसी नए न्यूक्लियस को, किसी नए एटम को बनाना। न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर मैंने अभी आपको यह बताया कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जो कि डाल्टन बाबा भी कह रहे हैं, और वो बात मैं सच भी मान रहा हूं। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शंस में एक एटम डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है और एक एटम क्रिएट भी किया जा सकता है। फ्यूजन रिएक्शन, सन के अंदर हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हीलियम बना रहे हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी तो हीलियम न्यूक्लियस हाइड्रोजन एटम्स में टूट जाएगा। यानी कि हमारे पास न्यूक्लियोसिंथेसिस हो सकता है, एटम क्रिएट भी हो सकता है, डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, बट फिर भी हम आज भी ये कहते हैं एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शंस बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ केमिस्ट्री है, बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ साइंस है। ये रिएक्शन स्पेसिफिक लोगों द्वारा स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट के साथ स्पेसिफिक जगह पर करवाई जाती है। ऐसा नहीं है कि मम्मी बोलेगी ला बेटा न्यूक्लियर रिएक्शन करवाते हैं, चाय गर्म कर लेंगे। तो न्यूक्लियर रिएक्शन बहुत ही डाइवर्स चीज है, आम जिंदगी में हम इनके बारे में बात नहीं करते हैं। हमारे आसपास नेचर में ये इजीली आपको देखने को मिल ही नहीं रही है। न्यूक्लियर प्लांट कहीं कहीं लगे हुए हैं, वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाते हैं, और बाकी रिएक्शन जो हो रही हैं उसमें ये लो फॉलो होता है। बट प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं ये बात गलत हो गई कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, दूसरा पॉइंट, आइसोटोप। हमारे पास डाल्टन बाबा ये कह रहे हैं कि एक ही एटम के सारे एटम बराबर होंगे, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, बट ऐसा नहीं होता है। आइसोटोप होते हैं जैसे कार्बन C612 और कार्बन C613। आइसोबार दो अलग अलग एटम हैं लेकिन उनकी प्रॉपर्टी सेम है, जैसे नाइट्रोजन 7 and 14 मास नंबर 14 होता है, और कार्बन का भी एक एटम होता है जिसका मास नंबर 14 होता है। तो दो अलग अलग एलिमेंट हैं लेकिन एक प्रॉपर्टी तो एटलीस्ट क्या हो गई, सेम हो गई। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स। एलोट्रोप्स हो गए। एलोट्रोप देखो क्या होते हैं, डाल्टन क्या कह रहा है, डाल्टन कह रहा है कि अगर एक एलिमेंट है तो इसके सारे एटम बिल्कुल एक जैसे होंगे। चलो ठीक है, मान लिया कि भाई बिल्कुल डिट्टो कॉपी होंगे, ठीक है। और दूसरा ये कह रहा है कि एक एलिमेंट के सभी सब्सटेंसेस जो होंगे उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होंगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब एलोट्रोप्स की अगर बात करें तो आपने कार्बन के ही एलोट्रोप सुने होंगे। एलोट्रोप का मतलब होता है, देसी सी लैंग्वेज में सिखाऊं तो बहरूपिया। जैसे कई बार आपने गांव में, शहर में देखे होंगे, एक इंसान होता है जो कभी पुलिस वाला बन जाता है, कभी रावण बन जाता है, कभी राक्षस बन जाता है, कभी भूत बन जाता है, गलियों में घूमता है, बच्चों को एंटरटेन करता है, फिर लास्ट में कुछ हेल्प मांगता है लोगों से अपने कैरेक्टर के बेस पे।
तो वो बहरूपिया है, एक ही इंसान अलग अलग अरेंजमेंट, अलग अलग रूप। उसी तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स एलोट्रोपिज्म दिखाते हैं, यानी कि है तो कार्बन ही लेकिन जुड़ने का तरीका अलग कर लिया तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी शेप बदल गई। जैसे डायमंड, हीरा, जिसके लिए लोग मरे फिर रहे हैं भाई, देखा जाए तो वो सिर्फ कार्बन से बना हुआ है, उसी कार्बन से जिससे आपकी लेड पेंसिल बनी हुई है। ठीक है, हम एलोट्रोपिज्म पूरा डिटेल में पढ़ेंगे अलग अलग एलिमेंट्स के लिए, ये नहीं कि सिर्फ कार्बन का पढ़ाया बात खत्म, बहुत जबरदस्त तरीके से करेंगे इसको कवर। लेड पेंसिल हो गई, डायमंड हो गया, है ना, फलरीन्स हो गए जो सिंथेटिक पेट्रोल और डीजल बनाने में यूज किए जा सकते हैं। अब इन सभी की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बंदा आपको पेंसिल ऑफर करे और कहे लो जी ये मेरा प्रपोजल है, शादी करो, ये मैंने पेंसिल की रिंग पहना दी आपकी, क्योंकि ये भी तो कार्बन से ही बनी हुई है, डायमंड भी कार्बन से ही बना हुआ है, लात पड़ेंगी भाई। तो डायमंड और पेंसिल में बहुत सारी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है, ये ग्रेफाइट है और ये डायमंड, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो एक ही एलिमेंट से बने हुए सब्सटेंसेस हैं लेकिन प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। एलिमेंट्स नीड नॉट टू कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो ऑलवेज, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आयरन के ऑक्साइड्स का फॉर्मूला बहुत बार आपको ऐसे देखने को मिलेगा 0.961 ऑक्सीजन, है ना। अब ये किसकी वजह से होता है, ये हमारे पास आता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड की वजह से। ठीक है, ये अब आगे धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे आपकी नॉलेज इलेबोरेट होती रहेगी, वैसे वैसे आपको ये चीजें और बेहतरीन से समझ में आने लग जाएंगी। बट ये होता है, कहने का मतलब ये भी उसकी बात गलत हो गई। तो ये हमारे पास कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ बेसिक लिमिटेशंस थी जो डॉल्टन बाबा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, अब इन लिमिटेशंस को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं एक एक करके। जैसे सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो है आइसोटॉप्स। लगता है कि भाई आता है, बिल्कुल आता भी है, मैं नहीं कह रहा कि नहीं आता होगा, लेकिन एक बार ध्यान से सुनिएगा। आइसोटोप क्या होते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। सबसे पहली बात, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। ठीक है, जैसे कार्बन है तो कार्बन के ही एटम में कंपेयर करना है, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के एटम में ही कंपेयर करना है। हैविंग, सबको रटा होता है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था भाई, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं Z से और मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं A से। ये यूनिवर्सल इंडिकेशन है, एग्जाम में यूज हो सकती है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर, और मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर। ये भी बातें सबको पता है, लेकिन सभी को ये ही डेफिनेशन याद रहती है कि आइसोटोप होते हैं एक ही एलिमेंट के वो एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो। अब एक बार बात करते हैं कि आज तक हमारे पास जो क्वेश्चन आया है वो किस तरीके से आया हुआ है, तभी आपको शायद चीजें और बेहतरीन तरीके से क्लियर होंगी। ये है हमारे पास क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट डिसाइड करनी है कि आइसोटोप होते क्या हैं। आइसोटोप हैव डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियॉन। अब ये क्वेश्चन आ गया कि कौन सी चीज है जो इनमें डिफरेंट होती है। ऑप्शंस भी थे, एक दो कुछ ऐसा भी था शायद नीचे, A B C कुछ ऐसा था, लेकिन कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, ऐसे नहीं आएगा बताओ किसका सेम, यहां पर डिफरेंट की बजाय यहां पर सेम था शायद, सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियो। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब आपने अगर बस एक ही बात रट ली कि एटॉमिक नंबर सेम मास नंबर डिफरेंट, तो यही ऑप्शन बनेगा, वो नहीं होगा। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, लेट्स से हमारे पास एक ही एलिमेंट है, जैसे कार्बन C612 और दूसरा कार्बन है C6 and 13। और भी बहुत सारे तरीके हैं, असाइनमेंट में मिल जाएंगे क्वेश्चन कैसे बनेंगे इसके। अब यहां पर देखो, ये इसका एटॉमिक नंबर है और ये है मास नंबर। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहां पर कितने हैं 6, यहां पर भी कितने हैं 6। प्रोटॉन, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज एटम के अंदर, तभी तो न्यूट्रल है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करते हैं, तो 12 - 6 यानी कि 6, 13 - 6 यानी कि 7। तो जो आइसोटोप होते हैं, पहली बात तो वो एक ही एलिमेंट के एटम होते हैं, दूसरा उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं, डिफरेंट।
तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? सी। क्या कैलकुलेट करना था? नहीं, कैलकुलेट नहीं करना था, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई मास नंबर डिफरेंट है और एटॉमिक नंबर सेम है, तो मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की वजह से डिफरेंट होता है। और यहां पर ये दोनों चीज, अब यहां पर उसने क्या किया? डिफरेंट की बजाय सेम कर दिया। सेम क्यों कर दिया? क्योंकि ये मास नंबर ही क्या है हमारे पास? न्यूक्लियन है। न्यूक्लियन क्या होते हैं? न्यूक्लियन होते हैं जो न्यूक्लियस में रहते हैं, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर वो यहां डिफरेंट रखता फिर तो कहानी ही बदल गई थी, फिर तो भाई प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन तो डिफरेंट होते ही है, ये तो बात ही आ गई। तो मास नंबर डिफरेंट होगा, इस बात को यह भी कहा जा सकता है कि भाई उनके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियन डिफरेंट होंगे। बस वही बात फिर से, क्वेश्चन के अंदर कहानी जो है वो यही है कि ऑप्शन क्या बन सकता है। अगर आपने वो पकड़ना सीख लिया फिर तो आपको वो कंसेप्ट बिल्कुल सही से समझ में आ ही गया, फिर तो कोई कहानी रही ही नहीं। और अगर आप उसे नहीं समझ रहे हैं फिर हम उसके बारे में क्या ही बताएं भाई। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो यहां से आया हुआ है। एक क्वेश्चन और है हमारे पास जो एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आइसोटॉप्स शो मैक्सिमम वेरिएशन इन। आइसोटॉप्स किसके अंदर मैक्सिमम वेरिएशन शो करते हैं? सॉरी, चलो ये क्वेश्चन देखिए। अब बताओ कितने लोगों ने ये पढ़ा है कि भाई आइसोटॉप के बारे में मैं ये भी सोचूं ये भी सोचूं। पढ़ाते हुए भी बस यही करते हैं, आइसोटॉप भैया ये डेफिनेशन हो गई, ये लिखो। वेरिएशंस कहां से आती हैं? लास्ट लेक्चर में करवाया। और ये अगर देखो, इसीलिए कह रहा हूं भाई इंटर रिलेटेड तो चीजें रहेंगी। अगर आप पिछले लेक्चर देख के अगला लेक्चर देखेंगे फिर तो आपके कंसेप्ट बनेंगे, और अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो आपको ये पता लगेगा कि हाँ भाई क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, सिंपल, और ये फॉर्मेटिंग हो सकती है, ये कंसेप्ट है। लेकिन डीप अंडरस्टैंडिंग 100% स्कोर करने वाला एटीट्यूड अगर चाहिए तो आपको सारे लेक्चर्स देखने चाहिए। आइसोटॉप शो मैक्सिमम वेरिएशंस इन किस में दिखाएंगे? देखो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको यह बताया था कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो रिलेट करता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर। और मास नंबर बेसिकली डिसाइड करता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब अगर हम दो आइसोटॉप का एग्जांपल लें तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, यानी कि मास नंबर इनका डिफरेंट है, जो डिसाइड करता है बेसिकली एटम की फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अगर इनमें बदलाव हुआ तो केमिकल रिएक्शन तो सेम होगी। आपकी बॉडी के अंदर कार्बन 6 भी है, 12 भी है, कार्बन 6, 12, 13, 14 सभी है। जो भी आपके पास नेचर में सब्सटेंस है जिसकी भी आप रिएक्शन करवा रहे हैं उसके अंदर सब होते हैं। आप आइसोटॉप्स को ऐसे सेपरेट कर ही नहीं सकते। तभी तो हम एज फाइंड आउट करते हैं। आपने सुना होगा ना, कार्बन 14 हम यूज करते हैं फॉसिल्स की एज डिटरमाइन करने में, क्योंकि वो सबके अंदर है। हमारी बॉडी अगर मिलेगी 1000 साल के बाद तो उसके अंदर भी कार्बन 14 के अमाउंट वो डिसाइड करेंगे। तो मास नंबर डिफरेंट है, तो मास नंबर डिसाइड करता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब पहला ऑप्शन देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन डायरेक्ट जब एग्जाम में मिलेगा ना, एक बार दिमाग भरना आ जाएगा, भाई क्या कह रहा है, क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, कि एटॉमिक नंबर नहीं दिख रहा है, कहीं मास नंबर नहीं दिख रहा, लेकिन कंसेप्ट वही है। नंबर ऑफ प्रोटॉन, भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होंगे, क्यों? क्योंकि एक ही एलिमेंट के एटम होते हैं। जब एक ही एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर सेम है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, यस, सी विल बी द करेक्ट आंसर। केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर पर। इस लेवल से हम पढ़ रहे हैं, इसी लेवल से हम आगे पढ़ते रहेंगे। वहम और ओवर कॉन्फिडेंस वाला इंसान ही मरता है, इसीलिए उसको अपने से दूर रखिए। मेहनत करिए, रेगुलरली मेहनत करिए, असाइनमेंट्स साथ के साथ सॉल्व करो, भेजो भाई, है ना। कॉन्टैक्ट नंबर यार पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है ताकि प्रॉब्लम्स ना आए, साथ के साथ डाउट्स क्लियर हो। चलिए आइसोबार्स के बारे में बात करते हैं। आइसोबार क्या होते हैं? डोल्टन कहता है कि दो अलग अलग एटम है तो उनकी कोई भी प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी, लेकिन आइसोबार क्या होते हैं? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ये हमारे पास क्या है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। डिफरेंट एलिमेंट है, उससे क्या होगा? अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो हैविंग सेम मास नंबर। उल्टा हो गया, यानी कि ए की वैल्यू सेम होगी बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ऑब्वियसली अगर दो अलग अलग एटम हैं तो भैया एटॉमिक नंबर तो अलग होगा ही। कभी भी दो एटम्स के
एटॉमिक नंबर सेम नहीं होंगे अगर वो अलग अलग एलिमेंट के हैं तो, ठीक है। इसी के बेस पे तो 118 एलिमेंट हमने बनाए हुए हैं। क्लियर हुआ पहली बात। जैसे मान लो कि कार्बन का एक एटम है हमारे पास 6 और 14, और नाइट्रोजन का हमारे पास एक एटम है जिसका है 7 और 14। अब कार्बन और नाइट्रोजन दो अलग अलग एलिमेंट हैं। अब आप ये मत कहिएगा कि सर कार्बन तो 6 और 12 होता है, 6 और 12 ज्यादा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 7 और 14 होता नहीं है। 99.89% कार्बन 12 हमें मिलता है, बट बाकी परसेंटेज में कुछ ना कुछ तो है ही एटम, तो एटम तो है ही नेचर के अंदर। तो ये दो एटम एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? आइसोबार। इसीलिए आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोडाइफर, ये एलिमेंट की बजाय ज्यादातर लोग कहते हैं कि ये एटम की प्रॉपर्टी है, क्योंकि एलिमेंट में तो कार्बन 12 भी आएगा, यहां पर 13 भी आएगा, तो वो तो एक दूसरे के आइसोबार नहीं होंगे, इसीलिए एटम की प्रॉपर्टी मानी जाती है, ना कि एलिमेंट की प्रॉपर्टी। तो यहां पर क्या है? 614 और यहां पर है 714। अब अगर आप देखेंगे तो इनमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? यहां पर हो गए 6 और नाइट्रोजन में हो गए 7। प्रोटॉन कितने हैं? 6 और 7। न्यूट्रॉन कितने हैं? 14 माइनस 6, यानी कि यहां पर कितने हो गए? 8। 14 माइनस 7 यानी कि यहां कितने हो गए? 7। आई होप अब आपको क्लियर हो गया कि आइसोबार का अगर कहीं पर भी क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखिएगा कि इनमें ना तो इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, ना प्रोटॉन सेम होते हैं, और ना ही न्यूट्रॉन सेम होते हैं। कोई भी चीज एक दूसरे के इक्वल नहीं होती है। फिर क्या सेम होता है? इसमें सेम होते हैं मास नंबर, मास नंबर, और मास नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को। ठीक है, आई होप आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है कि आपको कहां तक कैसे, बस डेफिनेशंस को रटना नहीं है, एग्जांपल याद नहीं करने हैं, आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। जब भी कोई टॉपिक पढ़ो ना, उसे इस तरीके से सोच के पढ़ा करो कि मैं इस पे क्या क्वेश्चन बना सकता हूं। क्वेश्चन गलत भी बन जाते हैं, बहुत भयानक मेहनत करनी पड़ती है भाई, बहुत टाइम लगता है इस चीज में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं बस कॉपी पेस्ट क्वेश्चन कर रहा हूं और तुम्हें दे रहा हूं। मैं जो क्वेश्चंस दे रहा हूं, प्लीज ये रिक्वेस्ट भी है कि इधर उधर शेयर मत करिए, क्योंकि भाई मैं क्वेश्चंस खुद फॉर्मेट कर रहा हूं बहुत सारे, और मेरी मेहनत मुझ तक ही रहने दी जाए तो आपसे रिक्वेस्ट ही है। बाकी चलिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आइसोबार हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? नहीं। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन? नहीं। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन? नहीं। सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन? आई होप अब आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है। आइसोटोप, आइसोबार पे किसी भी तरीके से अगर वो क्वेश्चन मोल्ड करेगा तो आई होप आप उसे डेफिनेटली क्लियर करेंगे, अच्छे से समझ में आएगा आपको कि हाँ क्या हो रहा है। ठीक है, और हम बस यही आगे ध्यान रखेंगे। आइसोटोन, अब कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो मैं इसके साथ ही आपको कवर करवा देता हूं। आइसोटोन क्या होते हैं? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ये भी हमारे पास क्या है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी कि अलग अलग एलिमेंट हमारे पास होंगे। हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो? सेम हो। क्या इसमें अगर दो एलिमेंट हैं x और y, तो क्या इसमें a की वैल्यू बराबर होगी? नहीं। क्या इसमें z की वैल्यू बराबर होगी? नहीं। क्या इसमें इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे? नहीं। क्या प्रोटॉन बराबर होंगे? नहीं। तो क्या बराबर होंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ही लेके चलते हैं। कार्बन 6 और 13, नाइट्रोजन का एटम है 7 और 14। ठीक है, एग्जांपल तो कितने भी हो सकते हैं भाई, सिंपल एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए, बाकी तो सबका बराबर ही रहना है। यहां पर अगर न्यूट्रॉन कैलकुलेट करें तो कैसे निकालते हैं न्यूट्रॉन? ए माइनस जेड, यानी कि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं। 13 माइनस 6, सो आंसर कम्स आउट टू बी 7। 14 माइनस 6, सो आंसर कम्स आउट टू बी 7। तो दोनों के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? सेम। इसे हम क्या बोलते हैं? आइसोटोन। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई है तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। वहम की दवाई नहीं है ना? माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू से,
कि वहम की कोई दवाई नहीं होती। अरे भैया हट जाओ भाई। चलो एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो समझो कि हाँ भैया जबरदस्त बच्चे हो आप, तो जबरदस्त इंटेलिजेंट हो आप तो। चलो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। फटाक से वीडियो को पॉज करिए, चैलेंजेस लेना सीखिए। बस ये नहीं कि सुनना है पढ़ना है, कॉपी पेन लेके बैठा करो भाई, बच्चों की तरह पढ़ो। जिस टाइम पे बच्चों की तरह हमें पढ़ना चाहिए था उस टाइम हम पढ़े नहीं, मैं भी नहीं पढ़ा, लेकिन अब दोबारा से मौका है, बच्चों की तरह पढ़ो, कॉपी पेन लेके सॉल्व करो, वीडियो रोको सॉल्व करो, जैसे टीचर ने क्वेश्चन दिया होता है ना उस तरीके से। बस हम ऑफलाइन में नहीं है, तोड़दा वरना भाई जो ना सॉल्व करता। चलो द रेशियो ऑफ z माइनस a फॉर टू डिफरेंट एलिमेंट x एंड y फाउंड टू बी 1। द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y इज। बोलो भाई, अगर तुम्हें फिर से लग रहा है कि तुम्हें ये जबरदस्त क्वेश्चंस, मुझे तो जबरदस्त लग रहे हैं, टॉपिक के हिसाब से ये क्वेश्चन जबरदस्त है, इनकी फॉर्मेटिंग जबरदस्त है। कितने लोगों को एक बार पढ़ते ही ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि हाँ मेरे को तो आ गया समझ में, सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर ये क्वेश्चंस नहीं किए हुए ना, हो सकता है आप सॉल्व कर दें, केमिस्ट्री वाला इंसान भी हो सकता है सॉल्व कर दे, लेकिन टाइम जरूर खराब करेगा। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं, आप कोर्स में हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कोई एग्जाम में ऐसी चीज नहीं मिलेगी कि जो आपने सुनी ना हो। आपको सुनते ही लगेगा अरे ये सॉल्व ऐसे करनी है, उसमें आपका टाइम जरूर बचेगा। कंसेप्ट अगर आपको आता भी है, बायो वालों को बायो के थोड़े से बेटर आएंगे, केमिस्ट्री वालों को केमिस्ट्री के, फिजिक्स वालों को फिजिक्स के, है ना। तो ऑब्वियसली आप मुझसे बेहतरीन तो हैं। रेशियो बतानी है आपको z माइनस ए। अब ये क्या है z माइनस ए, क्या है z माइनस ए, सॉरी a माइनस जेड था ये, ठीक है, a माइनस जेड। a माइनस जेड का मतलब है न्यूट्रॉन कि दो एटम है हमारे पास, एक x है और एक y है, दो डिफरेंट एलिमेंट है ना। तो डिफरेंट एलिमेंट है, देखो आइसोटोप का तो किस्सा ही खत्म हो गया, ट्रिक के हिसाब से चले। आइसोमर एटम्स की प्रॉपर्टी नहीं, ये मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है, तो इसकी भी कहानी खत्म, बच गए दो, आइसोबार आइसोटोन। हाँ भाई दो डिफरेंट एलिमेंट, तो आइसोबार भी हो सकता है आइसोटोन भी हो सकता है। लेकिन a माइनस जेड की जो रेशियो है न्यूट्रॉन बताएगी, तो न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या आ रही है 1, यानी कि जितना x के लिए न्यूट्रॉन है उतना ही y के लिए न्यूट्रॉन है, तभी तो इनकी रेशियो क्या आएगी x बाय वाई 1 आएगा। इसका मतलब कि वो एक दूसरे के क्या है आइसोटोन, ठीक है, इसका मतलब वो एक दूसरे के क्या है आइसोटोन्स है, ठीक है। आई होप अब आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि क्या क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज आइसोडायाफर्स। क्या होते हैं आइसोडायाफर? सॉरी, जल्दी से बताइए आइसोडायाफर्स क्या होते हैं। मे बी ये नई टर्म हो सकती है कुछ लोगों के लिए, खासकर बायो वालों के लिए या फिजिक्स वालों के लिए। आइसोडायफर क्या है? पेयर ऑफ एटम, दूसरा वर्ड क्या यूज करते हैं न्यूक्लाइड्स, इनिशियल वर्ड था ये एटम्स के लिए। पेयर ऑफ न्यूक्लाइड्स हैविंग सेम डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम हो तो हम उसे क्या बोलेंगे आइसोडायफर। अगर अभी भी आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट लेक्चर में वो चीज फिर से कवर हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, बहुत जल्दी कवर हो जाएगी। जैसे हम बात करते हैं यहां पर, पहले तो प्रोटॉन देखो, इसमें प्रोटॉन कितने हैं 90, न्यूट्रॉन कितने हैं 234 माइनस 90। न्यूट्रॉन ऐसे निकालेंगे, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे, तो न्यूट्रॉन हमारे पास कितने हो गए, ये हो गया 4, ये हो गया 4 1 144, ठीक है। यूरेनियम में प्रोटॉन हो जाएंगे 92 और न्यूट्रॉन हो जाएंगे 238 माइनस 92, दैट विल बी 6 एंड 4 एंड 1, ठीक है, हो गया। अब न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन देखो कितना है, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन कितना हो गया 144 माइनस 90, कितना हो गया, दैट कम्स आउट टू बी 54। 146 माइनस 92 कितना हो गया
54। तो अगर न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की रेशियो बराबर है तो हमारे पास वो क्या बन जाएंगे, आइसोडायाफर्स। दूसरा एग्जांपल है पोलोनियम और लेड वाला। ठीक है, यहां पर देखो प्रोटॉन कितने हैं 84, यहां पर कितने हो गए 82। न्यूट्रॉन कितने हो गए 216 में से 84 माइनस कर देते हैं, ये हो गया 2, 8, 10, 11, 3 और 1, 132। यहां पर न्यूट्रॉन कितने हो गए 212 में से 82 अगर माइनस कर दें, ये हो गया 0, ये हो गया 3 और ये हो गया 1। न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन 132 माइनस 84, ये हो गया 8, 4, 48 और ये कितना हो जाएगा 130 माइनस कितना था 82, ये भी कितना हो गया 48। दोनों बराबर हैं। कहने का मतलब ये है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा, इतनी सारी कैलकुलेशंस आपको दिखाई दे रही हैं, डोंट वरी, इसकी मैं एक जबरदस्त ट्रिक बताता हूं आपको। देखो हमें क्या करना है, हमें निकालना है न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। ओके, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, ये ट्रिक लगा लो या तरीका लगा लो। न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं मास नंबर में से अगर हम क्या माइनस कर दें एटॉमिक नंबर, तो हमारे पास क्या निकल जाएंगे न्यूट्रॉन और माइनस प्रोटॉन। अब मास नंबर इसे हम किससे लिखते हैं ए से, है ना, इसे किससे लिखते हैं ए से। और एटॉमिक नंबर को हम क्या कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर किसके बराबर है प्रोटॉन के बराबर, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं प्रोटॉन लिख सकता हूं। पॉजिटिव पॉजिटिव लगा देते हैं प्रोटॉन के आगे, माइनस प्रोटॉन। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया। अगर हमें यह डिसाइड करना है कि कोई हमारे पास आइसोडायफर है या नहीं, तो हमें क्या करना है A माइनस 2P करना है। जैसे 234 है तो 234 में से माइनस कर दो 2 मल्टीप्लाई बाय 90, यानी कि 234 माइनस 180। ठीक है, फॉर्मूला बन गया। अब याद रखिएगा, बहुत जबरदस्त है। 234 माइनस 180, आंसर कितना आ गया 54। यहां पर कितना था 216 माइनस कर दो 84 मल्टीप्लाई बाय 92, 238 92 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर से आंसर क्या आ जाएगा 54। सब में अप्लाई होगा। ठीक है, दूसरा जुगाड़। ठीक है, दूसरा जुगाड़ बताते हैं। दूसरा जुगाड़ क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास एग्जांपल है 84 और 82, दो चीजें हैं, इन दोनों में डिफरेंस देखो कितना है 2 का, इन दोनों में डिफरेंस देखो कितने का है 4 का। अगर ये डबल का डिफरेंस हो, अगर ये डिफरेंस कितने का हो डबल का, मतलब जितना इनमें डिफरेंस है उससे डबल ये डिफरेंस होना चाहिए, तो समझ लेना कि क्या होंगे आइसोडायफर। बस एटम अलग अलग हो भाई, एटम एक जैसे ना हो। तो मैंने दो चीजें बताई, पहला एक तरीका कैसे जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा ट्रिक कि जितना एटॉमिक नंबर में डिफरेंस हो अगर उससे डबल डिफरेंस हो मास नंबर में, तो वो आपके पास किसका एग्जांपल बनेंगे आइसोडायफर का एग्जांपल बनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत जरूरी था। क्यों ये जरूरी है पढ़ना आइसोडायफर, मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये जरूरी है क्यों, इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए। तो एक बार आप इसको अगर नोट करना है तो इसे एक बार नोट कर सकते हैं फटाक से। स्क्रीनशॉट तो ऐप में तो नहीं लिया जाएगा, अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो शायद आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, देखते हैं आप कितनी जल्दी कर पाते हैं। जल्दी से करिएगा। विच इज अ पेयर ऑफ डायफर्स, आइसोडायफर्स बेसिकली। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर जल्दी से आंसर करना हो, ये क्वेश्चन किया था लोगों ने, हालांकि एक खैर एक ऐसे एग्जाम में था जहां पर आप जितने समझदार लोग तो नहीं थे, और उन्होंने किया था 12th क्लास के स्टूडेंट्स पे क्वेश्चन था, और ज्यादातर स्टूडेंट्स ने इस पे आंसर किया। क्यों किया इस पे आंसर, क्योंकि आइसोडायफर के जितने भी आप एग्जांपल देखेंगे बुक्स के अंदर, जितने भी आप एग्जांपल देखेंगे उनमें सब में आपको हैवी मेटल्स मिलेंगी, न्यूक्लियर मेटल्स मिलेंगी, जिनका एटॉमिक नंबर 90 से बेसिकली ज्यादा होता है, इस तरीके के। तो उन्होंने सोचा यार गोल्ड और कॉपर, सिल्वर और कॉपर ये थोड़ा सा हैवी मेटल से दिख रहे हैं, सबने उस पर आंसर लगाया, कैलकुलेट करने की जहमत नहीं समझी।
लेकिन इसका आंसर था एक्चुअली सी। अब ये काम मैंने आपको दिया कि आप इसे कैलकुलेट करें, ठीक है, लेकिन मैंने आपको ट्रिक भी बताई हुई है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, 2 4 करेक्ट आंसर, ठीक है। यहां पर 6, यहां पर 6, यहां पर सेम ही एटम थे, यहां पर 6, यहां पर 7, सीधा 1 मिनट में हो गया। तो ये ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि हम आइसोडायफर्स के बारे में बात कर क्यों रहे हैं। आइसोडायफर्स बेसिकली ये बताते हैं न्यूट्रॉन एक्सेस के बारे में। ध्यान से समझिएगा, किसके बारे में बताते हैं? न्यूट्रॉन एक्सेस के बारे में, कि किसी एटम के अंदर न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अब जितना इनके बीच में गैप बढ़ता रहेगा, यानी कि न्यूट्रॉन एक्सेस जितनी ज्यादा बढ़ती रहेगी उतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी आएगी। न्यूट्रॉन एक्सेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस और एटम। आपने कभी ध्यान से नहीं सोचा कि कुछ सब्सटेंस हमारे पास रेडियो एक्टिव हैं, यानी कि अपने आप नेचर में टूट जाते हैं, कुछ स्टेबल हैं जैसे जिन एटम से हम बने हुए हैं, लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, ये वाले, और कुछ अनस्टेबल हैं जैसे यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, जिनसे न्यूक्लियर बॉम्ब बेसिकली हम बना रहे हैं। तो ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से कुछ चीजें हमारे पास रेडियो एक्टिव हैं, कुछ चीजें नहीं हैं? तो वो है न्यूट्रॉन एक्सेस। जितना ज्यादा गैप बढ़ता रहेगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, उतनी ज्यादा न्यूक्लियस की अनस्टेबिलिटी हो जाएगी, न्यूक्लियस स्टेबल नहीं हो पाएगा, अपने आप टूट जाएगा। और जब न्यूक्लियस अपने आप टूटेगा, यानी कि जब वो रेडियो एक्टिविटी दिखाएगा, तो हमारे पास बनेंगे आइसो डायाफर्स। तो ये कोई ऐसा वर्ड नहीं है कि बस डेफिनेशन ली और रट लिया, भाई बेसिक साइंस है, समझने वाली। फ्यूचर हैं आप फ्यूचर को प्रिपेयर करने वाले हैं, टीचर बनने वाले हैं आप, तो इसीलिए आपको मीनिंग पता होना चाहिए, डेफिनेशंस नहीं यार। साइंस वाले हैं हम, हिस्ट्री थोड़ी पढ़ते हैं, पॉलिटी थोड़ी पढ़ते हैं, रट लिया ये रूल है भाई, हाँ किसी को गोली नहीं मारनी, किसी को चाकू नहीं मारना, है ना। हमारे पास लॉजिक होना चाहिए। Isoelectronic species, those species having same number of electrons, जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, लाइक Na पॉजिटिव, एटॉमिक नंबर 11 होता है। पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, भाई शुरू में 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक आपने हटा दिया तो देयर आर 10। जैसे O2 नेगेटिव, एटॉमिक नंबर 8 है बट 2 नेगेटिव चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो 8 + 2 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नियोन एटॉमिक नंबर ही 10 है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। तो Na पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, Ne, ये सभी एक दूसरे के क्या हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। अच्छा, अब यहां पर मैंने स्पीसीज लिखा, अभी तक मैं एलिमेंट, एटम ये सब लिखता आ रहा था, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में मॉलिक्यूल्स भी आते हैं, जैसे CH4, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, मास नंबर नहीं लिख रहा मैं, एटॉमिक नंबर लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय 4, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। सो मीथेन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक टू एवरी वन ऑफ दीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में सिर्फ एटम, एलिमेंट्स के एटम के बारे में बात नहीं करनी है, आयंस के बारे में बात नहीं करनी है। यहां पर कैटायन, एनायन, न्यूट्रल एटम, इवन मॉलिक्यूल्स और आयंस, मल्टीपल आयंस कैन हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड विल बी नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। कभी नीट वालों का फेवरेट क्वेश्चन होता था ये, है ना। तब नीट नहीं होता था, खैर AIPMT होता था। मैं अपने जमाने की बात कर रहा हूँ, बाबा आदम के जमाने का हूँ भाई, मैं बाबर के टाइम की बात कर रहा हूं, मैं बहुत पुराने टाइम पे नीट जो है, AIPMT प्री मेडिकल टेस्ट के नाम से जब ये होता था, तो उसमें बेसिकली ये कभी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था, आता भी नहीं था उस टाइम पे, तो आजकल तो एडवांस लोग हैं। तो ये हमारे पास कुछ चीजें थी जिसमें हमने जाना कि एटम क्या है, किस तरीके से जुड़ेगा, क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं, और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पर डेफिनेटली हर जगह से क्वेश्चन आए हुए हैं। इन डेफिनेशंस पर बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं,
नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं, जो कि है हमारे पास एवरेज मास ऑफ एटम एंड मोलिक्यूल्स के बारे में अब हम बात करेंगे। यानी कि अभी मैं सिर्फ एवरेज मास ऑफ एटम के बारे में नहीं, सिर्फ मोलिक्यूल के बारे में भी बात करने वाला हूं। थोड़ी सी देर और पेशेंस बना के रखिए, चीजों को फोकस के साथ सुनते रहिए, आपका कंसेप्ट कंप्लीट होने वाला है। देखो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो कि हमारे पास है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और मास नंबर होता है 35.5। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 17। प्रोटॉन कितने हो गए? 17। न्यूट्रॉन कितने हो गए? कैसे निकालेंगे? ए में से जेड को माइनस कर देंगे। चलो करो भाई, 35.5 में से 17 को माइनस करेंगे, कितना हो गया? 18.5, कुछ ऐसा ही हो गया होगा। ठीक है, मेरा मैथ्स ठीक ठाक वीक है भाई, देख लेना। तो अगर हम बात करें कि यहां पर कितने हुए, तो भाई न्यूट्रॉन हमारे पास हो गए 18.5। ठीक है, 18 तो पूरे हैं, एक आधा हो रहा है यार, ये कहां से आ गया? आधा न्यूट्रॉन, हाफ न्यूट्रॉन, फंडामेंटल पार्टिकल की बात कर रहे हैं। मम्मी नहीं है कि भाई सब्जी ले रही है, सब्जी लेके बोली बेटा धनिया तो डाल दे थोड़ा सा फ्री में, है ना, कि भाई 18 न्यूट्रॉन ले लिए यार, आधा और दे दे प्लीज। तो धनिया नहीं है भाई, आधा न्यूट्रॉन नहीं हो सकता, आधा प्रोटॉन नहीं हो सकता, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। तो इस हाफ का फंडा क्या है? अब हमारे पास आता है कंसेप्ट एवरेज मास का। अभी हमने देखा कि आइसोटोप नाम की कोई चीज होती है, जिसका मतलब यह है कि एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर और मास नंबर अलग अलग, एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास नंबर क्या हो सकता है? डिफरेंट। जैसे कार्बन की ही बात कर ले, कार्बन के 612 है, कार्बन का 613 है, कार्बन का एक एटम है 614। तो किसको सही माने? हम कहते हैं कि कार्बन 12 वाले को सही मान लेते हैं। हमने तो आज तक सिर्फ कार्बन 12 ही सुना है। नहीं, एक्चुअल में कार्बन 12 वाले को हमने सही नहीं माना हुआ। दरअसल कार्बन 12 वाला 99.8% जो है नेचर के अंदर प्रेजेंट है, 0.001% ये है, और इसकी परसेंटेज 10⁻⁻�67 की रेंज में जाती है, 0.00001% समथिंग। इन सभी की जब आप एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो वो एवरेज आपके पास कितनी आती है? 12.001। आप यूज 12 करते हैं, है नहीं कार्बन का मास नंबर 12। तो मास जो है कार्बन का वो है 12.001, और हमने सबकी जब एवरेज कैलकुलेट की हुई है, सॉरी 12 है नहीं, तो वो आता एवरेज कितना आता है? 0.001 आता है। एक का 12, एक का 13, एक का 14। ये भी कुछ है, समथिंग कुछ हमारे पास बेसिकली है। अभी इस पे मैं एक क्वेश्चन भी आपको करवाने वाला हूं, जो हमारे पास मैंने बिल्कुल शुरू में आपको दिखाए थे। एक जबरदस्त क्वेश्चन इस पे बनेगा। चलो, एवरेज होता क्या है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको थोड़ा सा मैथ्स में प्रॉब्लम आती है, बेसिक सी। देखो मतलब क्या है इस बात का, मैं एक बिल्कुल बेसिक एग्जांपल के थ्रू इसे समझाता हूं। ये हमारे पास एक बॉक्स है। टीचिंग अगर आप 9th क्लास में कर रहे होंगे तो आप ये यूज कर सकते हैं। मुझे लगता है कि उनको ज्यादा बेहतरीन समझ में आएगा। मान लो कि एक बैग है, उसमें दो तरीके की बॉल है, एक है रेड और एक है हमारे पास व्हाइट। दो तरीके की बॉल है, रेड बॉल और व्हाइट बॉल। ये हमारे पास है रेड और ये है हमारे पास व्हाइट बॉल। ठीक है, मैंने माना कि एक रेड बॉल जो है वो 20 ग्राम की है और एक व्हाइट बॉल जो है वो मान लिया कि मैंने 40 ग्राम की। मैंने माना इस बॉक्स के अंदर ऐसी ऐसी 60 बॉल्स हैं और ऐसी ऐसी मान लेते हैं 40 बॉल्स हैं। टोटल 100 बॉल है, 40 रेड हैं और 60 जो हैं वो व्हाइट बॉल है। अब एक बॉल का वेट आइडियली कितना सा है? देखो, अगर हम टोटल वेट देखें तो हमारे पास 20 ग्राम वेट है किसका? रेड का। और हैं कितनी ऐसी ऐसी? 40। ओके, प्लस हमारे पास 40 ग्राम वेट है व्हाइट बॉल का और ऐसी ऐसी हैं कितनी? 60। तो टोटल वेट हमारे पास कितना हो गया? 800 प्लस 2400। तो टोटल वेट हो गया हमारे पास 3200। ठीक है, टोटल वेट कितना हो गया? 3200। तो एक बॉल का
एवरेज वेट कितना आ गया 3200 डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर आ गया 32। लेकिन किसी भी बॉल का वेट 32 ग्राम नहीं है, ये एक एवरेज वेट है कि भाई लगभग इस बॉक्स के अंदर 100 बॉल है और टोटल 3200 ग्राम इसका वजन है, तो एक बॉल का वेट ऑन एन एवरेज कितना पड़ रहा है 32 ग्राम के करीब पड़ रहा है। अब इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, मैं कहता हूं कि मेरे पास एक बॉक्स है, उसके अंदर 4 बॉल जो हैं, 4 बॉल वो हैं रेड, और 6 बॉल जो हैं, या फिर ऐसे और सिंपली करता हूं, 2 बॉल जो हैं वो हैं हमारे पास रेड, और 3 बॉल जो हैं वो हैं व्हाइट। बाकी पैरामीटर सेम है, इसका वजन एक का 40 ग्राम है और इसका 20 ग्राम है। अब एवरेज वेट निकालो, 20 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 60 मल्टीप्लाई बाय 3, तो टोटल हो गया 40 प्लस 180, और ये हो गया हमारे पास 0 220। टोटल बॉल कितनी है 3 प्लस 2 5। क्या मैंने ठीक कैलकुलेट किया है? 40 60, पहले भी मैंने 60 ग्राम माना था, ये 40 था, सॉरी ये 40 था, नहीं 20 था, 20 ग्राम, तो ये 20 ग्राम है, तो 20 की 2 है तो हमारे पास हो गया 40, ये हो गया 180, 0 12 2, टोटल बॉल है हमारे पास 5, तो एवरेज आ गई हमारे पास 44 ग्राम। ठीक है, एवरेज हमारे पास कितनी आ गई 44 ग्राम। अब मैंने डिवाइड किससे किया 5 से, क्योंकि टोटल बॉल मेरे पास कितनी थी 5, पहले मैंने 100 से डिवाइड किया क्योंकि टोटल बॉल मेरे पास कितनी थी 100। अब जब आप 100 से सॉल्व करते हैं तो आप इसे परसेंटेज भी बोल देते हैं, और जब किसी और दूसरे नंबर से करते हैं तो आप सिंपली उसे रेशियो भी बोल देते हैं, कि रेशियो की टर्म में आप बेसिकली इसे बता रहे हैं। एवरेज मास जब आप किसी एटम का निकालेंगे तो वो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? पहले एक बार इसके कुछ क्वेश्चंस लो बाद में देखते हैं, पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो बाद में देखते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास क्लोरीन है, क्लोरीन नेचर में 2 फॉर्म्स में मिलता है, एक है एटम जिसका मास है 35 यूनिट और एक है जिसका मास है 37 यूनिट। 35 यूनिट जिसका मास है वो नेचर में लगभग 75% मिलते हैं, और 37 जिसका मास है वो नेचर में लगभग 25% मिलते हैं। ठीक है, अब अगर हम एवरेज मास कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 35 एटम है, 35 ग्राम के या 35 यूनिट मास के एटम है कितने 75, प्लस 37 मास के हमारे पास कितने एटम है 25, डिवाइडेड बाय 100। जब आप ऐसा कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 35.5। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो यह आता है 3550, और जब आप इसे 100 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज मास एक एटम का कितना आता है 35.5। तो ये 0.5 जो आया है ये क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है ये? अब ये कंसेप्ट है हाफ न्यूट्रॉन, नहीं। क्या दिखा रहा है ये? हाफ प्रोटॉन, नहीं। क्या दिखा रहा है ये? प्रेजेंस ऑफ आइसोटॉपिक फॉर्म। ठीक है, क्या दिखा रहा है ये? प्रेजेंस ऑफ आइसोटॉपिक फॉर्म, कि भाई क्लोरीन का सिर्फ एक ही एटम नेचर में नहीं है, क्लोरीन के दूसरे मास नंबर के एटम भी नेचर में हैं, जिसकी वजह से एवरेज मास जब आप कैलकुलेट करते हैं तो वो फ्रैक्शनल आ रहा है। दैट व्हाट अ फ्रैक्शनल मास रिप्रेजेंट्स। ये था हमारे पास कंसेप्ट। अब इसी कंसेप्ट को अगर मैं थोड़ा सा मोल्ड कर दूं, क्योंकि एग्जामिनर इसे मोल्ड करता है, वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि आपके पास क्लोरीन कोई एलिमेंट है, उसके 2 तरीके के एटम है, एक का मास है 35 यूनिट और एक का मास है 37 यूनिट। ये दोनों हमारे पास 3:1 की रेशियो में प्रेजेंट है, यानी कि अगर इसके 3 एटम है तो इसका 1 एटम है। तो अब आपको क्या करना है? अब भी वही बात है भाई, हमारे पास 35 यूनिट के कितने हैं 3, प्लस 37 यूनिट के कितने हैं 1, डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि अब टोटल एटम कितने हैं 4। तो जो रेशियो आपको दी जाएगी उसे आप क्या कर देंगे? सिंपली
ऐड कर देंगे, अब भी आंसर आपके पास कितना आएगा 35.5 ही आएगा। अगर आपने रेशियो प्रॉपरली मेंटेन की है, जो परसेंटेज में थी वही आपके पास यहां पर रेशियो मेंटेन की हुई है। अगर आपने रेशियो चेंज कर दी तो फिर आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब क्या इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं? बिल्कुल, एक बार हम देख लेते हैं कि यहां से किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं, उसको एक बार चेक कर लेते हैं। हमारे पास है इसके बहुत सारे क्वेश्चंस, मैं असाइनमेंट में भी डालने वाला हूं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन हम अभी बाद में देखते हैं, पहले हम इसका कोई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहां से मैं कह रहा हूं क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन पता नहीं क्या है इस क्वेश्चन में, ऐसा पता नहीं उसे डिफिकल्ट लगता है, उसे लगता है कि बच्चे कर नहीं पाएंगे, बट ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आया हुआ है। DSSB, KVS TGT, पंजाब टैट, एच टैट, सब में ये क्वेश्चन आया हुआ है भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं। एक एलिमेंट है x, उसकी 3 आइसोटॉपिक फॉर्म है x20, 21 और 22। कह रहा है इन तीनों का एवरेज मास 20.11 है। ठीक है, इसकी परसेंटेज अबंडेंस है 90%, सॉरी, और आपको क्या करना है, एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है, परसेंटेज अबंडेंस आपको इसकी निकालनी है, 21 वाले की आपको निकालनी है। देखो टोटल परसेंटेज 100 होगी, मैं मान लेता हूं कि इसकी परसेंटेज है p, तो इसकी कितनी बच गई 10 माइनस p, क्योंकि ये 90 है, ये p है और ये 10 माइनस p है। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाते हैं भाई, एवरेज मास हम निकालते कैसे हैं? एवरेज मास निकालने के लिए इसका मास कितना है 20, और ये एटम कितने हैं ऐसे ऐसे 90, प्लस इसका मास कितना है 21, और ऐसे ऐसे एटम कितने हैं p, प्लस इसका मास कितना है 22, और ऐसे ऐसे एटम कितने हैं 10 माइनस p, डिवाइडेड बाय 100। यही तो करना था हमें। एवरेज मास की वैल्यू रख देते हैं, एवरेज मास की वैल्यू है 20.11। ये 100 यहां डिवीजन में है, इस तरफ ले आते हैं तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये हो जाएगा 2011। अब सॉल्व करते हैं, ये हो गया 1800 प्लस ये हो गया 21p, प्लस 22 को अगर मल्टीप्लाई करूंगा 10 से तो 0 हो जाएगा, माइनस 22 को अगर p से मल्टीप्लाई करूंगा तो 22p हो जाएगा। अब हमारे पास हो गया 2011 माइनस 1800, इसे भी इस तरफ ले आते हैं, माइनस 220 इज इक्वल टू माइनस p, ये 21 प्लस है, ये माइनस है। अब देखो हमारे पास क्या है 1800, ये बच गया हमारे पास, अगर ये माइनस करूं तो ये हमारे पास बच गया 2011, और अगर 2011 में से 220 को माइनस करते हैं तो हमारे पास बच गया ये माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस p, तो p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 9%। ठीक है, p की वैल्यू कितनी आ गई 9%, तो यहां पर आ जाएगा 9% परसेंटेज अबंडेंस। दूसरा तरीका, थोड़ा सा ट्रिक अगर आपको ध्यान रखनी है तो वो कैसे ध्यान रखेंगे, देखो आंसर हमारा एवरेज वाला आ रहा है 20.11। हमेशा याद रखिए कि एवरेज मास सबसे कम वाले से कम और सबसे ज्यादा वाले से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि इन्हीं के तो एवरेज है, वो इन्हीं के बीच में वैल्यू होगी। जिसके नजदीक वैल्यू होगी इसका मतलब उसकी अबंडेंस ज्यादा होगी। 20.11 का मतलब है कि 20, अगर देखो अगर ये 100% होता फिर तो 20 ही आंसर होता, 0.11 बढ़ा है, इसका मतलब जो बचा हुआ 10% है उसमें भी 22 वाले की हिस्सेदारी ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर 22 वाले की हिस्सेदारी ज्यादा होगी तो एवरेज हाई वैल्यू की तरफ जाएगी। इसका मतलब इसी की हिस्सेदारी क्या है ज्यादा है। तो आपको ऑप्शन में चेक कर लेना है कि लगभग क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। मान लो कि एक ऑप्शन है 10%, एक ऑप्शन है मान लो कि अगर ये 10% ही होता तो 90 प्लस ये दोनों होंगे, तो बीच का आंसर आता भाई, कुछ इन्हीं के एवरेज से हो। तो इसका मतलब आपको चेक कर लेना है कि 9 है, एक 1 है, एक 3 है, एक 5 है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा करेक्टली मैच कर रहा है। बाकी इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं वो आप प्रैक्टिस करिएगा। असाइनमेंट में मैंने 3-4 क्वेश्चंस और डाले हुए हैं। इसके अलावा मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में कुछ यहां पर क्वेश्चंस दिए थे जो मैं आपको बता रहा था कि आपको करने हैं, ये वाले क्वेश्चंस। तो यहां पर द मास ऑफ एल्यूमिनियम
ये हमारे पास क्या होगा, मास नंबर किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। अब एक बात याद रखिएगा, मैंने अभी आपको आइसोडाइफर्स पढ़ाए, अब देखिए कंसेप्ट्स पढ़ने का फायदा क्या हुआ। न्यूट्रॉन हमेशा ज्यादा होंगे किससे, प्रोटॉन से। कभी भी प्रोटॉन ज्यादा नहीं हो सकते न्यूट्रॉन से, हमेशा याद रखिएगा ये बात, न्यूट्रॉन एक्सेस होते हैं। तो अब ये वाला ऑप्शन देखिए जहां पर प्रोटॉन ज्यादा है, ये वाला तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया। यहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें 27, हमारे पास एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13 और 27, तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 13 और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 27 माइनस 13 यानी कि 14। तो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा 13 प्रोटॉन 14 न्यूट्रॉन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ ए हाइपोथेटिकल एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ टू आइसोटोप हैविंग मास विद मास, ये कितना है, तो हमारे पास अब आंसर आपको कैलकुलेट करना है। 62.4 मल्टीप्लाई बाय कितना है, ये 25% है। ओके, अब ये अगर 25% है तो दूसरा ऑब्वियसली आपके पास कितना बच गया, टोटल 100 है तो ये कितना बच गया भाई 75%। अब अगर ये भाई साहब 75% है तो आंसर इसकी तरफ जाने के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा, डिवाइडेड बाय 100। अब आप मुझे बताएंगे कि आंसर क्या होगा। देखो एक ऑप्शन तो हमारे पास 65.3 है, कैंसिल आउट हो गया। एक ऑप्शन है 64.2, ये भी कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि जब ये 75% है, ये वाला ये 75% है तो आंसर किसके अकॉर्डिंग आएगा, इसके अकॉर्डिंग आएगा। तो हैवीएस्ट का 65.3 था, तो आंसर आपके पास मेरे हिसाब से आंसर बनेगा सी, जो कि मैंने बिना कैलकुलेट किए बताया है तरीके से, जो मैंने आपको सिखाया है उससे। बाकी आप चेक करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर इसका एग्जैक्ट आंसर ये था, सी था या डी था, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारे पास था, क्लोरीन इज फाउंड इन नेचर इन टू आइसोटोपिक फॉर्म, मास नंबर दिया हुआ है, आपको रेशियो बतानी थी, इस बार आपको रेशियो बतानी थी। तो वही बात, एवरेज मास आपको पता होना चाहिए कितना होता है क्लोरीन का 35.5। मैंने मान लिया कि एक की परसेंटेज है x, तो दूसरे की परसेंटेज क्या हो जाएगी 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 100। आपको बस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और दोनों की रेशियो निकालनी है। जब आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो डेफिनेटली वो आएगी आपके पास 75, और जब दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो हो जाएगा 100 माइनस 75, तो वो हो जाएगा 25। तो रेशियो हो जाएगी आपके पास 3:1। डी विल बी द करेक्ट आंसर। तरीका मैंने आपको बता दिया है। ऊपर वाला क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग मासेस आर पॉसिबल फॉर एन इंडिविजुअल कार्बन एटम एक्सेप्ट वन, एक को छोड़ के बाकी सभी मास पॉसिबल है। देखो कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं, कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन 6, एक तो है 14.0032, एक है 13.0033 और एक है हमारे पास कार्बन 12। तो कार्बन का कौन सा मास इंपॉसिबल है, जब आप इनकी एवरेज निकालेंगे तो एवरेज मास कितना आता है 12.0015। तो कार्बन का एवरेज मास ये आता है, ये कार्बन के एटम का मास है, एक कार्बन के एटम का ये मास है, एक कार्बन के एटम का ये मास है। तो ये मास कार्बन के एटम का पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एवरेज मास है और वो कह रहा है all of the following masses are possible for an individual carbon atom except one, सिर्फ एक को छोड़ के। तो ये कार्बन के एटम का मास है, ये कार्बन के एटम का मास है, ये कार्बन के एटम का मास है, जिसको हमने AMU में भी यूज किया था कि कार्बन का एक एटम किसके इक्वल माना था, हमने 12 यूनिट के इक्वल माना था। आपको ध्यान होना चाहिए। तो इन सभी की एवरेज ये है। ये एवरेज क्यों है, क्योंकि 99.89% तो ये अकेले भाई साहब है। तो ये कार्बन के एटम का नहीं बल्कि कार्बन का एवरेज मास है। ज्यादातर लोगों ने गलत किया। लोगों ने क्या सोचा कि भाई कार्बन 14 तो नेचर में मिलता ही नहीं है, 0.00001% मिल रहा है, तो भाई ये तो होगा ही नहीं, एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, कार्बन 12.1 तो होंगे। ज्यादातर लोगों ने टिक किया। लेकिन आपको कंसेप्ट समझ के चलना है, फोकस करके पढ़ना है। आप बच्चे नहीं हैं, आपको दिल से नीयत से तैयारी करनी पड़ेगी। मैं फिर से आपको अश्योर करता हूं कि आप दिल से पढ़िए हमारे साथ, आपको जॉब मिलेगी। इट्स नॉट अबाउट जस्ट क्वालिफाइंग एचटेट सीटेट ताकि मैं टांग दूं, घर वालों के तानों से बच जाऊं। आपको एग्जाम के साथ साथ जॉब के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ नाइस डे।